तो कुछ मित्रों ने आग्रह किया है कि अपने बारे में कुछ बोलिए। उससे बहुत दिन पहले शायद एक वीडियो तो हमने बनाया था, कुछ-कुछ मैंने उसमें बोला था। तो अब वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, हर एक ही अपनी लाइफ़ को लेके बैठ जाए बचपन से अब तक। पर मैं श मेरे ख़्याल से बचपन के कुछ ऐसे अनुभव जिसकी छाप अ बहुत गहरी पड़ी मेरे पे और शायद जिसका असर मेरी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा हुआ, तो ऐसे कुछ अनुभव। तो एक तो मेरे पिताजी शायद मेरे सबसे बड़ी गुरु रहे अभी तक। और ये मुझे धीरे-धीरे पता चला कि पिताजी के साथ रहना और उनका लाइफ़स्टाइल और वो जो कहानियाँ सुनाते थे, तो हर चीज़ का बहुत गहरा असर मेरे पे पड़ा। तो एक तो वो हाथ का काम कुछ न कुछ करते रहते थे। मैं उनके पास बैठा देखता रहता था। जैसे अ, कोई कपड़े सिलना, कोई कपड़ा जैसे कोई तकिया है उसका कवर बना रहे हैं, कोई कपड़ा फटा हुआ है उस पे पैच लगा रहे हैं, या कि टोकरी बुन रहे हैं। ये सारे काम उनको आते थे। कहीं पे ज़मीन को ठीक कर रहे हैं, पहाड़ी इलाका था। तो दीवार लगा रहे हैं खेत की। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मैं देखता रहता था। एक वो गाते बहुत अच्छा थे, कभी-कभी गाते थे। जैसे कि कोई उत्सव हो रहा है या गाँव में कोई बारात आई हुई है, तो उस समय क्लासिकल स्टाइल में गाते थे। और कहानियाँ सुनाते थे सचमुच की। तो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में सिपाही थे, उस समय अंग्रेज़ों का राज था और वो रंगून में थे। बर्मा में जिसको अभी म्यांमार बोलते हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ उस समय की। तो जैसे कि एक कहानी वो बोलते हैं कि वो लड़ाई चल रही थी क्योंकि वो जो जापान जापान वाले वहाँ तक पहुँच गए थे, बर्मा तक। क्योंकि जापान वाले अंग्रेज़ों के दुश्मन थे और भारत भारत मतलब अंग्रेज़ों का था उस समय तो गुलाम। तो वो कहने लगे कि ये अ, एक तरफ मैं था और मेरे 2 दोस्त थे। और जो बीच वाला दोस्त है उसको बहुत शौक था घड़ी, उसकी हाथ की जो घड़ी है, नई-नई घड़ियाँ और जो अभी वाली थी शायद उसमें सोने की चेन थी। बहुत पैसे खर्च करके उसने वो घड़ी ली थी, उसको बहुत शौक था। और क्या अचानक उस पे गोली लगी, बीच वाले पे। अब गोली लगते ही वो मर गया। तो जो किनारे वाला था दोस्त वो फटाफट उसकी घड़ी उतारने लगा। कि मैंने उसकी तरफ देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा सदमा लगा कि अरे वो उसकी जान चली गई तो उसकी घड़ी उतार रहा है। तो वो कहने लगा वो तो मर ही गया। अब इससे पहले कि उसको ले जाएँ तो उसकी घड़ी मेरे काम आएगी। क्योंकि मैंने उसको कहा कि अच्छा तो तू ये मान के चल रहा है कि तू नहीं मर सकता। अरे कि ज़िंदगी और मौत से खेल रहे हैं हम सब लोग, तुझे जो मरा हुआ आदमी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके साथ तो उसका सारा सामान भी कुछ लोग वो कहने लगा अरे ये सब बेकार की बात है। और उसी समय उसको भी गोली लगी। उसको भी गोली लगी और उसने कि मेरी तरफ देखा और कहने लगा यार तेरी बात समझने में मुझे थोड़ा देर हो गई, वो भी मर गया। पिताजी कहने लगे कि ये बहुत ज़्यादा मुझे शॉक लगा ये देख कर के कि क्या उसको कुदरत ने तुरंत पनिशमेंट दे दिया और कि मेरे बोलने से कुछ हुआ। तो इस ऐसी चीज़ें वो इसलिए बोलते थे कि यार लालच नहीं करना चाहिए और ज़िंदगी तो कोई नहीं कह सकता कितनी है किसकी। क और मुझे बहुत सारी याद आ रही हैं पर अब बहुत बोल पाऊँगा।
तो शाम का समय था और चिड़िया बोल रही थी बहुत ज़्यादा, शोर कर रही थी। नीचे कोई आम का पेड़ था उसमें बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। अचानक पिताजी बोले कि तू ये सुन रहा है? ये चिड़ियों का शोर सुन रहा है? मैंने कहा हाँ, कि ये क्यों इतना शोर मचा रही है? तो मैंने कहा शायद ये लड़ाई कर रही हैं। अरे कि नहीं, ये दोस्ती कर रही हैं क्योंकि एक रात एक साथ गुज़ारनी है। ये जो पेड़ है ना, ये वैसे ही है, जैसे कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, एक परिवार बन गया। अब सुबह आएगी सब अलग-अलग दिशाओं में उड़ जाएँगे। मैंने कहा परिवार? मैं 6 साल का था शायद, 5 या 6। मैंने कहा परिवार तो जैसे हमारा कि माता-पिता, भाई-बहन कि हाँ, ऐसे ही। तो मैंने कहा हम तो नहीं उड़ेंगे। अरे कि सब उड़ेंगे। जब मौत आती है, तो कुछ दिन पहले एक डेथ हुई थी गाँव में, उन्होंने बोला कि अब वो कहाँ गया जिसकी डेथ हुई? क्योंकि वो सुबह हो गई उसकी। ऐसे हम लोग जाएँगे कि तेरे देखते-देखते सब मरेंगे तेरे से बड़े जितने हैं। तो ये इतने छोटे बच्चे को आजकल लोग बोलेंगे भई ऐसी बात बतानी चाहिए, लेकिन उसका बहुत गहरा इम्प्रेशन मेरे अंदर पड़ा कि वाक़ई यार मृत्यु तो है। तो एक तो ये पिताजी का, उनकी कहानियाँ ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग पेरेंट्स हैं, शिक्षक हैं, कहानी का बहुत असर पड़ता है बच्चे पे। मैं मुझे वो कहानियाँ स्पष्ट याद हैं अभी तक। तो ये मतलब लाइट कोई चीज़ नहीं है कहानी, बहुत गहरी चीज़ है और उसका दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और जो मेरे पे शायद फ़र्क ये पड़ा कि आज़ादी बहुत थी गाँव में और 8 साल तक तो मैं स्कूल भी नहीं गया। तो आज आजकल जैसे पेरेंट्स बच्चे के पीछे-पीछे घूमते हैं थाली लेके, "खा ले बेटा खा ले" और बच्चे नखरे करते हैं। तो हमें तो एक आवाज़ लगती थी, "भई खा ले ना, तेरा खाना रखा है, हम तो खेत में जा रहे हैं।" या शाम को हम खेल रहे हैं, बच्चे लोग बहुत देर हो गई, अंधेरा हो गया, तो आवाज़ लगती थी, "भई अब आजा, बहुत देर हो गई।" बस बाकी टाइम बच्चा कहाँ है, कोई चिंता नहीं है। पूरा इलाका, पूरा गाँव अपना है। तो वो जो आज़ादी थी, इंडिपेंडेंस थी और उस बीच हम कहीं भी जा सकते थे। गाँव से बाहर भी, आस-पास कहीं भी जा सकते थे। नीचे एक नदी थी, कभी-कभी नदी तक भी चले जाते थे। और एक बहुत कमाल की चीज़, जब मैं 8 साल का शायद 9वाँ लगने वाला था, तो पिताजी ने बोला, "यार, मैं तुझे स्कूल तो नहीं भेजना चाह रहा था।" अच्छा, पिताजी कभी स्कूल नहीं गए थे और उनको बहुत बढ़िया संस्कृत आती थी और घर में रामचरितमानस था, भगवद गीता थी, पढ़ते थे बीच-बीच में। तो उन्होंने खुद ही सीखा ये सब। कहने लगे स्कूल में यार ज्ञानी पुरुष होते हैं ये टीचर्स, ऐसा मुझे नहीं लगता या वहाँ कोई विशेष ज्ञान मिलता हो। लेकिन तू करेगा क्या सारे-सारे दिन घर में? तो वहाँ तेरे दोस्त बनेंगे। तो ये उनकी बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही कि टीचर कोई अथॉरिटी नहीं है ज्ञान, मतलब ज्ञान उसको बहुत ज़्यादा आता हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये रहा कि खुद ही सब कुछ सीखा जा सकता है। ये मेरा बचपन से था और शायद मैं कुछ नहीं सीखा किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से, क्योंकि मेरी बचपन से आदत बन गई खुद ही सीखने की। और अभी जो ये प्रयोग शुरू हुआ, हमारा जो स्कूल का प्रयोग शुरू हुआ, उसमें भी फिर वही बात रही कि भई किसी की थ्योरी की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने विवेक से देखेंगे क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। जो-जो अच्छा-अच्छा लगा, वो हमने करना शुरू कर दिया। तो और ज़िंदगी के एक और एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में गया, तो एक तो कल्चरल शॉक था। मैं तो इधर हिमालय में पैदा हुआ था और यहाँ से मैं चला गया हरियाणा, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और वहाँ सारी मतलब भाषा अलग, कल्चर अलग। एक वो कारण भी था और एक ये शिक्षा ही मुझे पूरी मीनिंगलेस लगी
कि यार ये सब किताबें पढ़ कर के फ़ायदा क्या है? और मैंने पढ़ाई-लिखाई बंद कर दी। परीक्षा में बैठ जाता था, लेकिन वो सारी किताबें मैं पढ़ता ही नहीं था उनको, और पास कैसे हो गया पता नहीं। लेकिन उदासी, अंदर एक उदासी, बहुत गहरी उदासी बढ़ती गई, और मेरे बड़े-बड़े सवाल भी थे कि क्या ईश्वर होता है? और मैं लगभग नास्तिक बन गया था। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ईश्वर होता है। अगर ईश्वर होता तो ये दुनिया ऐसी क्यों है? अब कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो वो उदासी, क्योंकि लंबी टाइम तक चलते और मैं फिर बीमार हो गया, और बीमार इतना ज़्यादा हुआ कि मेरी टाँगें बेकार हो गई, और 18 महीने तक इलाज चला। 18 महीने तक मेरी देखभाल मेरे से मैं करीब 19-20 साल का था। मेरे से छोटा एक था लड़का, 17-18 साल का, और वो मेरी देखभाल करता था। ये फ़ॉरेस्ट डिवीज़न वालों का कोई कोई एक अड्डा था, और वहाँ ये लड़का कुक था। कभी-कभी लोग आते थे तो वो खाना बनाता था, बाकी खाली ही रहता था। तो मेरी देखभाल करता था। मुझे उठा के बाथरूम ले जाना वग़ैरह। तो 18 महीने तक, उसके बाद किसी ने बोला एक वैद्य जी के पास ले जाओ। डॉक्टरों ने बोला ये मर जाएगा, 3 महीने के अंदर कोई इलाज नहीं है। तो फिर किसी ने बोला एक वैद्य जी हैं। तो वैद्य जी की उम्र थी 100 साल से पता नहीं कितनी ज़्यादा। बूढ़े-बूढ़े भी बोलते थे, जब हम छोटे थे तो ये तो तब भी ऐसे दिखते थे। उन्होंने देखा, मेरी तरफ देखा, और उस आदमी की आँखों में देख के मुझे इतनी आशा जागी मेरे अंदर कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा, और अब मैं ज़िंदगी अपने ढंग से जीऊँगा। तो पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, वाक़ई मैं 5-6 हफ्तों में एकदम सही हो गया। इतना सही हो गया कि साइकिल चलाने लगा, वॉलीबॉल खेलने लगा, और अंदर फिर एक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़्म कि मैं अपने ढंग से ज़िंदगी जीऊँगा, और फिर मेरा फ़ेथ भी वापस आ गया। मैंने कहा कोई तो है, कोई शक्ति है जो चला रही है इस ब्रह्मांड को। पृथ्वी सूरज का चक्कर इतना अच्छी तरह कैसे लगा रही है कि डगमगाती नहीं है। करोड़ों-करोड़ों साल हो गए, और ये सारी तारे, नक्षत्र, ये सब ये व्यवस्थित ढंग से क्यों चल रहे हैं? कोई शक्ति है। अ, तो कुछ-कुछ ये एक्सपीरियंसेस रहे जिन्होंने मेरी मदद की, ख़ासकर उस बीमारी के बाद। बीमारी से ठीक होने के बाद तो मैं बहुत आज़ाद हो गया, क्योंकि वैद्य जी ने बोला कि भई ये इस पे ज़ोर मत डालो, या पढ़ाई-लिखाई ना करे तो अच्छा है। पर मैंने वैद्य जी को बोला मैं परीक्षा के लिए नहीं पढ़ूँगा, कि पक्का? मैंने कहा हाँ। तो भाई साहब भी थे वहाँ पे जो मेरी देखभाल कर रहे थे। भाई साहब ने बोला ये ठीक हो गया, बस इतना काफ़ी है। तो उसके बाद मैंने परीक्षा के लिए कभी नहीं पढ़ा। परीक्षा मेरे लिए एक मज़ाक था। बैठ भी जाता था, लिख भी लेता था, जो मेरी मर्ज़ी। और चमत्कार ऐसा हुआ कि क्योंकि मैंने अपने ढंग से लिखा, जब भी लिखा, और मेरे नंबर भी बहुत बढ़िया आने लग गए हर परीक्षा में। हालाँकि मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं होता था उससे। तो क्योंकि ज्ञान के लिए पढ़ा, तो मुझे उसमें रस आता था, और मैं वही-वही पढ़ता था जो मुझे अच्छा लगता था। अब सिलेबस में क्या है, क्या नहीं है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता था, जो भी किताब अच्छी लगे। तो कुल मिला के ये कि अगर हम अपने हिसाब से चलें, अ, जो भी पढ़ना है, वो हम इसलिए पढ़ें कि उसमें रस है, उसमें मज़ा आ रहा है, तो मेरे ख़्याल से ये सही दिशा में आपको ले जाएगा।